गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2021 के पेपर को, ठीक है, पेपर 2 को। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन पूरे 30, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन जो है 6 to 8th लेवल के लिए किस प्रकार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस को हम आप आज जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देख लीजिए, ये पेपर का जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्रंट पेज है जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। ये नीचे तक इसके बारे में जो भी है सारी चीज़ें, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी लिखना रहता है नेम उम, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए, पार्ट भाग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में दोस्तों। और ये पूरा पेपर हमारे पास है दोस्तों। तो इस पूरे पेपर को करने के लिए दोस्तों आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों, यानी कि जेडपीडी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो जेडपीडी क्या है, ऑप्शन पढ़िए। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब भी कोई क्या करता है उनको हेल्प करता है, यानी कि कोई भी जो वयस्क सदस्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है विधि और उसके अनुसार काम होता है, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, जेडपीडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या करते हैं। तो अमूर्त वाला कब होता है दोस्तों, सबसे लास्ट स्टेज होती है किसके अनुसार, जीन पियाजे जी के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये रहा आपके सामने, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण अनुत्क्रमणीय सोच के से आबद्ध हैं, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम है, या प्रतिमा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार जो अमूर्त संक्रियात्मक होता है उसमें क्या करता है बच्चा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में क्या होता है, समर्थ होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो दंड और आज्ञा पालन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात की गई दोस्तों, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है कि
सही है। अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अंदर सही है और कौन गलत है, तो चलिए देख लीजिए। ये रहा आपके सामने बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना। स्थानिक का मनोवैज्ञानिक के साथ सही संबंध है, नहीं दोस्तों। अंतरावैयक्तिक नहीं, भाषिक भी नहीं है। शारीरिक गति, संवेदना और खिलाड़ी, तो ये आपका जो है कि सही जो है कि जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित रूप से होती है दोस्तों। इन्होंने एससीएल का सिद्धांत दिया था, यानी कि सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात की थी, तो ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते नहीं दोस्तों। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, स्कीमा के परि तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग लोगों ने, दूसरे लोगों ने कही है, तो इन्होंने जो कही है वो कौन सी बात सही है दोस्तों। इनका जो सही बात है, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जो होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किसके लिए होता है दोस्तों। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, या बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है दोस्तों कि बच्चा अभी तक क्या सीख लिया है और क्या बाकी है और अभी इसको किस तरीके से सिखाने और पढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसलिए जो है कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अध्यापिका को अपने शिक्षक शास्त्र में विचारने में सहायक होगा कि हमें बच्चे को किस तरीके से आगे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली शिक्षा पद्धति कौन सी है। तो लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, या समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, या फिर क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो हमेशा लिंग की बात आएगी दोस्तों, तो हमेशा आपको क्या करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। यानी कि उनको ना ही अस्वीकार करना है ना ही उपेक्षा करना है, आपको मिश्रित लिंग का समूह बनाना है और आपको विचार विमर्श करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और इस तरीके से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। किस तरीके से समझना चाहिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए 2021 का पेपर है, ठीक है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, गुण साधन, रुकावट, समस्या या व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते होंगे कि यह एक सॉरी दोस्तों, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अध्यापक को कक्षा में किसके बहुभाषिकता क्या समझना चाहिए, गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बाल केंद्रित की बात की गई है दोस्तों। तो बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है दोस्तों, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, या फिर अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है दोस्तों। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो दोस्तों इसका जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ये कौन दिया है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों तो इनकी अगर सांस्कृतिक और समाज और भाषा की बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा नेम, लेव वाइगोत्स्की का नेम आना चाहिए दोस्तों। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है दोस्तों। यानी कि जो बच्चे क्या है देख नहीं सकते हैं सही से, उनके लिए कौन सी जो है कि अधिगम सामग्री है जो उपयुक्त नहीं है, नहीं कि निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दिया है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो दोस्तों उनके लिए सही है, यानी कि अधिगम सामग्री के लिए क्या है उपयुक्त है। त्रिविमी में नक्शे और चार्ट, ये भी उपयुक्त है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी आपका जो है कि उनके अधिगम सामग्री के लिए क्या है उपयुक्त है। और छोटी मुद्रा वाली वो कार्यशीट, तो ये उपयुक्त नहीं है दोस्तों, यानी यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा की बात की जाएगी जब भी दोस्तों, तो यहाँ पर सबको एक साथ लेने की बात होगी, और जहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक पृथक करना दोस्तों, अलग करना हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, अलग नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। नामांकित करना भी आपका निगेटिव वर्ड है दोस्तों। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक नहीं दोस्तों, अगर ये इस तरीके से बनाने लगेंगे शैक्षणिक संस्थान और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये देखिए दोस्तों, समान शिक्षा की बात की गई है, और यही हमारी समावेशी शिक्षा भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है दोस्तों। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर और रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे दोस्तों, ये हम आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, या फिर अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देंगे। ये हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है दोस्तों। तो किस तरीके से की जा सकती है पठन वैकल्य बच्चों की पहचान, तो उनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, या उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं। तो पठन वैकल्य की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसमें जो है उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ही हम समझ पाएंगे कि ठीक है उसकी पहचान हो पाएगी कि वो किस तरीके का है, यानी पठन वैकल्य के बारे में। ठीक है, कि उनके पास क्या जो भी समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि के लिए बात बोल रहा है दोस्तों, यानी कि जो जिनके पास वो क्षमता नहीं है, ठीक है, तो उन क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, या फिर अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, या विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रभावशाली नहीं है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपको सारे ऑप्शंस जो है कि कोई पॉजिटिव और निगेटिव भी मिलेंगे। विद्यार्थियों की संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये पॉजिटिव है, और हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना है, हमको नेगेटिव ऑप्शन खोजना है। कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करना, ये सब क्या है दोस्तों पॉजिटिव है। तो जो इसमें निगेटिव है वही हमारा सही है, और निगेटिव जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने की बात की गई है दोस्तों, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का क्या होता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। तो का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, या एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या कोई आपसी संबंध नहीं, या भूमिका जो है कि निगड़ है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की बात किया जाए दोस्तों, तो जो ये हमारे बच्चों के अधिगम में जो क्या करता है कि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है कि खेल कूद के माध्यम से और जो है कि अपन सीखते हैं और पढ़ करके भी सीखते हैं, तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाएं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन जो है कि आपके जो है कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हैं, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए कूट शब्द दिया गया है, इसी वजह से इसमें जो है कि कुछ जो है कि पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार आपके सामने फिर से ऑप्शंस को रख दिया जा रहा है कि इसमें और पॉजिटिव क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पॉजिटिव को ढूंढना है, यानी कौन कौन से सही हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड या फिर आपका जो है फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी। तो किस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है, किसके लिए, तो अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड 3 इज़ द मतलब पॉजिटिव है। और ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला और तीसरा जो है कि सही है दोस्तों, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, पूरे 30 क्वेश्चन इस सेशन में होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, अधिगम एक क्या है और कैसी प्रक्रिया है दोस्तों। तो अधिगम क्या है दोस्तों, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, टाल देना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए, समझना चाहिए या फिर अनदेखा करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि समझना चाहिए। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता है अगर, तो उसको समझना चाहिए, ना ही टालना चाहिए, ना ही उसकी उपेक्षा करना चाहिए और ना ही उसको अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या है दोस्तों, तो वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, यानी कि प्रभावशाली अधिगम के लिए कैसी वातावरण, तो इसमें आपका हो जाएगा सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, पहले में, और दूसरा दिया है किसके बजाय, तो प्रतिस्पर्धी, यानी कि प्रतिस्पर्धक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सहयोगिक होनी चाहिए परंतु प्रतिस्पर्धिक नहीं होना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 के, ऑप्शन नंबर 1 जो है कि क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है दोस्तों, तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, या फिर सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, या वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों और प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो पहला देखिए दोस्तों, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ये निगेटिव है दोस्तों। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, तो ये भी निगेटिव है, और प्रतियोगिता भी आपको नहीं कराना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यानी कि पाठ उपलब्ध कराना, जिसमें क्या हो कि अगर वो बच्चा जो है कि नई चीज़ें कोई सीख रहा है, तो उसमें उसको हेल्प करने के लिए, और वही क्या कहलाता है दोस्तों, पाठ कहलाता है, यानी कि पाठ उपलब्ध कराना, ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए प्रभावशाली पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से बहुत पढ़िएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो बोल रहा है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बात सही है दोस्तों, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, ये निगेटिव है।
चलिए आगे भी पढ़ते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये भी सही दोस्तों। तो इसमें जो आपका नेगेटिव पूछा था और नेगेटिव ऑप्शन हम लोग खोज चुके हैं, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें बोल रहा है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये गलत है दोस्तों। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोचते हैं और स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण बोलते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों, बच्चे को ही नन्हा वैज्ञानिक क्या है, और वैज्ञानिक क्या करते हैं दोस्तों, स्वयं ही क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? क्या बताता है कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। गलत बात है दोस्तों। ठीक है, बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसा गलत है। बच्चों, सभी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल विशिष्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमेशा बच्चों को क्या करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है दोस्तों जो अधिगम के लिए समर्थ नहीं होता है। ठीक है, सभी होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, या फिर साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकता पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो ये तो और भी गलत हो गया दोस्तों। और सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का समर्थ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गलत है दोस्तों। यानी कि जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि विद्यालय जो है दोस्तों इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से क्या है, ये बच्चे जो है कि असफल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, या बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, और बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न और रुकावट पैदा करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को साथ पढ़ाने से और पढ़ने से, सहयोग करने से क्या होगा दोस्तों, बच्चे की स्वयं की जो चिंतन प्रक्रिया होगी दोस्तों वो बढ़ेगी और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के हुए उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यानी कि ये एक ऐसी कक्षा है दोस्तों, यानी कि एक शिक्षिका जो है कि जो भी बच्चा है उसके आवश्यकता अनुसार अपने आकलन की विधियों को, शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार परिवर्तित करती है, कि ताकि जो है बच्चे जो है कि क्लास में अच्छे से सीख सकें दोस्तों। तो यह एक कैसी कक्षा कहलाती है दोस्तों, तो यह एक आपकी प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि जो है अध्यापिका अपने सभी क्या कर रही है, जो भी उसका आकलन है, आकलन करने की विधियां हैं, शिक्षण शास्त्र की जो विधियां हैं उसको उपयोग करके बच्चे को सीखने में मदद कर रही है। कि यानी कि हर बच्चा एक जैसे नहीं सीख सकता है दोस्तों, तो इस वजह से वो अलग अलग क्या कर रही है, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार उसको परिवर्तित कर रही है। तो ये एक प्रगतिशील कक्षा में होता है। और दोस्तों ये अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक भी करिएगा और बताइएगा कि आगे आने वाले वीडियोज आपके किस सब्जेक्ट पे चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार हम आपके ऊपर आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे और बनाते हैं, और ये चलेगा दोस्तों जब तक एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपके लिए हम वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बात सही है दोस्तों। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, ये नहीं है दोस्तों। एक ही क्रम में तो होता है पर सुनिश्चित समय पे होता है, ये गलत बात है। ठीक है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, कोई 1 साल में चलने लगता है, कोई बच्चा कोई 1.5 साल में लगता है चलने। ठीक है, कोई जल्दी बोलने लगता है, कोई बाद में बोलता है। तो ये सारी ये जो है कि सुनिश्चित समय से नहीं होता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं व पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो ये भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवस्थाओं में पूर्व निश्चित कुछ भी नहीं होता है और आनुवंशिक भी नहीं होता है कि ऐसा ही बिल्कुल होगा।
विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो दोस्तों बता दें, विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, यानी कि एक रेखा में नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों, आज का ये सेशन कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चले गए हैं, ठीक है, यानी कि पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और लगभग आपका समय भी उतना ही लगेगा जितना कि क्वेश्चन है, उसी के आसपास। तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों, कि यानी कि कम समय में और अच्छे से समझ करके अच्छे से पढ़ाई करना, यही आपका स्मार्ट तरीका है दोस्तों, और इसी को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है दोस्तों, क्या है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, या फिर पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थोड़ा सा आपको कुछ मतलब कंफ्यूज करने वाला तो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस लेवल के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए और आपको करना भी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है। तो ये आपका जो हो जाएगा, तो अमूर्त तो होगा नहीं दोस्तों, पेशीय कौशल भी जो होता है, शारीरिक बात, तेजी से विकास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें है दोस्तों, आपका अलग है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त की बात की गई दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क अमूर्त जो है औपचारिक में चला जाएगा नेक्स्ट में। ये तीसरा वाला भी आपका समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये भी उसी में चला जाएगा। पेशीय कौशल की बात की गई है, और प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कैसी भूमिका होती है? तो कोई भूमिका ही नहीं है, या फिर बहुत कम होती है, या फिर प्राथमिक कारक है और द्वितीयक कारक है। तो बता दें दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय का जो होता है दोस्तों, ये जो है भूमिका निभाता है, ये जो है द्वितीयक कारक के रूप में भूमिका निभाता है दोस्तों। और प्राथमिक कारक कौन सा है, ये आप लोग हमें कमेंट बताएंगे कि प्राथमिक कारक क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी वीडियो दे लेके आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किस सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए दोस्तों, बाकी आप लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके नीचे अभी बहुत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स के जो देखिए नीचे जो है मैथ का भी क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, नीचे EVS SST जो भी है, ये सारी क्वेश्चन जो है बचे हुए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी हमको कराना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी आप दे सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है दोस्तों? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बता दिया जाए। ये जो बात कही है, ये जीन पियाजे साहब ने कही है कि जो बच्चों का चिंतन जो होता है दोस्तों, वो गुणात्मक रूप से होता है, किसकी अपेक्षा, वयस्कों की अपेक्षा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।